तो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, ठीक है। आर्टिकल 74 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे विथ पीएम एज हेड। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। 42nd अमेंडमेंट क्या कहता है? प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। और 44th अमेंडमेंट कहता है कि प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द एडवाइस ओनली वंस फॉर रिकन्सिडरेशन। आर्टिकल 75 उसमें प्राइम मिनिस्टर दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 75 के 1 में दिया है कि अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। कैन बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। और मस्ट गेट इलेक्टेड विद इन 6 months, यानी कि अगर उन दोनों में से मतलब ना राज्यसभा का हिस्सा है ना लोकसभा का हिस्सा है, तो उसे इलेक्ट होने के 6 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करने के साथ कोई ना कोई हाउस ज्वाइन करना पड़ेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पीएम एडवाइसेस प्रेसिडेंट ऑन अपॉइंटमेंट, ठीक है। पीएम एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए। अ नॉन एमपी कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड, ठीक। 6 महीने टू गेट इलेक्टेड, 6 महीना उसके बाद भी है। अगर जैसे डॉक्टर जयशंकर का हुआ था, वो किसी हाउस का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इलेक्ट होने के 6 महीने के अंदर राज्यसभा ज्वाइन कर लिया था। फिर सेम फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, जो कि आर्टिकल 163 में दिया हुआ है, ठीक है। फिर 75 का 2 क्या कहता है? ये कहता है पीएम एंड मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट बट कैन नॉट बी डिसमिस्ड इफ मेजॉरिटी रिमेन्स इन लोकसभा। यानी कि पीएम और जो मिनिस्टर्स हैं वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ऑफिस होल्ड करते हैं, लेकिन उन्हें डिसमिस नहीं किया जा सकता जब तक वो लोकसभा में मेजॉरिटी होल्ड करते हैं। टर्म इनका फिक्स नहीं होता है, ऐसे कहा जाता है, लेकिन एक 5 साल की साइकिल होती है। और तो टर्म फिक्स इसलिए नहीं होता है क्योंकि बीच बीच में चेंज भी होते रहते हैं, कैबिनेट रिफॉर्म होता है, मिनिस्टर्स चेंज होते रहते हैं, इसलिए इनका टर्म फिक्स नहीं होता है। एलिजिबिलिटी क्या है? मेंबर राज्यसभा या लोकसभा होनी चाहिए, 30 साल होना चाहिए राज्यसभा के लिए, 25 साल होना चाहिए लोकसभा के लिए। कैन नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इफ़ पीएम डाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ पीएम, अगर पीएम मर जाते हैं तो प्रेसिडेंट किसी एक बंदे को पीएम अपॉइंट करते हैं, केयर टेकर पीएम बोलते हैं उससे। फिर आर्टिकल 75 का 3, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा। पावर्स एंड फंक्शंस क्या क्या हैं? पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रेजिग्नेशन और डेथ, कोलैप्सिस ऑफ सेंट्रल, कोलैप्सिस ऑफ एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। एडवाइसेस प्रेसिडेंट टू अपॉइंट मिनिस्टर, पीएम प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है मिनिस्टर अपॉइंट करने के लिए। अलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोस एंड रीशफलिंग, वही सेम चीज़। कैन आस्क मिनिस्टर्स टू रिज़ाइन, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सॉरी किसी भी मिनिस्टर को बोल सकता है कि आप रिज़ाइन कीजिए। इफ़ डिनाइज कैन डायरेक्ट प्रेसिडेंट टू डिसमिस, अगर वो मंत्री डिनाई करता है कि नहीं मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा, तो पीएम प्रेसिडेंट को वो कर सकता है कि डायरेक्ट कर सकता है कि आप इसको डिसमिस कर दो। प्रिसाइड्स मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग को प्रिसाइड करता है, ठीक है। फिर इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट के रिलेशन में क्या है इसका पावर्स? तो कम्युनिकेशन चैनल टू द प्रेसिडेंट की कम्युनिकेशन चैनल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच का, आर्टिकल 78 में दिया हुआ है। एडवाइसेस प्रेसिडेंट इन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ, इन सब चीज़ों के अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, किसको? अटॉर्नी जनरल के अपॉइंटमेंट में, सीएजी के, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, इन सब के अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कौन? पीएम। इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट, तो पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या है इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट? तो लीडर ऑफ द लोकसभा होता है कौन? पीएम। एडवाइसेस प्रेसिडेंट ऑन समनिंग, प्रोरोगिंग एंड सेशंस, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास जो समनिंग और प्रोरोगिंग की पावर होती है उसमें पीएम एडवाइस करता है कि सेशन एंड कर दो, सेशन प्रोरोग कर दो, ठीक है, या फिर समन करनी है, जैसे जॉइंट सिटिंग समन करनी है। कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को। चेयरमैन ऑफ, किसका चेयरमैन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो नीति आयोग का चेयरमैन होता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी का चेयरमैन होता है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इसका भी चेयरमैन होता है। इंटर स्टेट काउंसिल का भी चेयरमैन होता है, जो कि प्रेसिडेंट गठित करता है, प्रेसिडेंट फॉर्म करता है ना इंटर स्टेट काउंसिल, तो उसका चेयरमैन होता है पीएम। फिर नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, इसका भी पीएम होता है हेड, चेयरमैन। शेप्स फॉरेन पॉलिसी को शेप करता है प्राइम मिनिस्टर अपना। फिर चीफ मिनिस्टर, अगर यहाँ कहीं गलती से पीएम बोल दिया होगा पीएम प्रेसिडेंट में, तो समझ जाना क्या बोल रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर क्या होता है?
चीफ मिनिस्टर का दिया हुआ है आर्टिकल 163 में कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड सीएम टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। तो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसमें था, वो था आर्टिकल 74 में, उसमें 89 प्लस करेंगे तो 73 आ जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 167 में क्या दिया हुआ है, ड्यूटीज़ ऑफ द सीएम, ड्यूटीज़ क्या क्या हैं चीफ मिनिस्टर की। आर्टिकल 177 में दिया हुआ है सीएम हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट एंड स्पीक इन बोथ द हाउसेस ऑफ द स्टेट, ठीक है। ये अपना उसमें भी है, प्राइम मिनिस्टर के में भी। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर कौन करता है, कौन करवाता है, तो इफ़ नो पार्टी हैज़ मेजॉरिटी गवर्नर में अपॉइंट अ लीडर हु मस्ट देन प्रूव देयर मेजॉरिटी विद इन 1 मंथ, ठीक है। यानी अगर कोई सेम चीज़ की अगर कोई पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है तो क्या करेगा गवर्नर, क्या करेगा गवर्नर एक लीडर अपॉइंट करेगा जिसे 1 मंथ के अंदर अंदर अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होगी। इफ़ नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउस, 6 मंथ का टाइम है भाई, सेम बात है कि किसी एक हाउस का भी अगर वो मेंबर नहीं है तो उसके पास 6 महीने का टाइम है मेंबर बनने का। क्वालिफिकेशन क्या है, तो मेंबर ऑफ आइदर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए, ठीक है। एज कितना होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए और 30 साल होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। पावर्स क्या क्या हैं किसके, चीफ मिनिस्टर के, इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेशन में तो जो पावर्स पीएम के पास थी अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेके, वही सेम पावर्स प्रेसिडेंट के पास भी है, सॉरी चीफ मिनिस्टर के पास भी है। इन रिलेशन टू द गवर्नर, गवर्नर के रिलेशन में क्या पावर है इसके पास, तो ऑलमोस्ट सेम एज द पीएम, ऑलमोस्ट सेम, ठीक। बस अपॉइंट्स इज इक्वल्स टू गवर्नर एडवोकेट जनरल, चेयरमैन ऑफ द मेंबर। अपॉइंटमेंट में इन सब के अपॉइंटमेंट में गवर्नर को ये करता है, क्या बोलते हैं, अगर रिकमेंडेशन एडवाइस देता है किसके, एडवोकेट जनरल के उसमें अपॉइंटमेंट में। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ दी एसपीएससी, स्टेट पीएससी के मेंबर्स के अपॉइंटमेंट में अब एडवाइस करता है गवर्नर को। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट में एडवाइस करता है गवर्नर को, कौन, चीफ मिनिस्टर। इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट वही सेम एस पीएम। अदर रूल्स क्या क्या हैं, तो चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड, ठीक, मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल एंड गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, ठीक है। तो इंटर स्टेट काउंसिल का हेड कौन था, पीएम था, और उसका मेंबर है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जो होते हैं उसके मेंबर होते हैं, ठीक है। रोटेटिंग वाइस चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल, रोटेटिंग वाइस चेयरमैन होता है जोनल काउंसिल का, यानी एक ईयर का टाइम होता है एट अ टाइम, मतलब 1 साल के लिए ये है जोनल काउंसिल का हेड, फिर दूसरे साल के लिए कोई और दूसरा सीएम होगा, फिर तीसरा सीएम होगा, ऐसे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंपोजिशन क्या क्या होता है, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर पता ही है। फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होता है और अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। या तो इनके पास जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं ना, एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, फिर उसके नीचे आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो उसके पास हो सकता है या तो इंडिपेंडेंट चार्ज होगा या फिर कैबिनेट मिनिस्टर के साथ ही अटैच्ड होगा, उसकी हेल्प करेगा। डेप्यूटी मिनिस्टर क्या होता है, असिस्ट अदर मिनिस्टर्स, ठीक है, कोई इसका इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता, ये सिर्फ असिस्ट करने का काम करता है। फिर इनफॉर्मल या फिर किचन कैबिनेट, ये कौन कौन होता है, तो पीएम प्लस इन्फ्लुएंशियल कलीग्स, ये इसी किचन कैबिनेट कहा जाता है, जिसमें एनएसए वगैरह आ जाते हैं, ठीक। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, आर्टिकल 75 के 3 में दिया हुआ है। डेप्यूटी पीएम ये क्या होता है, नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। और पहले डेप्यूटी पीएम कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कैबिनेट की किस में डिफाइन किया गया है, तो डिफाइन किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में। 15 से 20 मेंबर होने चाहिए कैबिनेट में, ठीक है। डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्टर्स, ठीक। किचन कैबिनेट इनफॉर्मल ग्रुप होता है, एक्ट्स एज इनर सर्कल, ठीक, फॉर इंपॉर्टेंट डिस्कशंस ऑल्सो एक्सिस्ट इन यूएसए एंड ब्रिटेन। ये सर्कल का भी मतलब नहीं था, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है और इनर सर्कल की तरह काम करता है। 91st अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, इसमें क्या क्या कहा गया था कि टोटल मिनिस्टर्स जो होंगे किसी भी गवर्नमेंट के, वो टोटल स्ट्रेंथ के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक। एमपी डिस्क्वालीफाइड ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, ठीक, कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर। और दल बदलने वाला, दल बदलना, उसमें भी वो भी डिफेक्शन के अंदर आ जाता है, मतलब आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट होकर आ गए, उसके बाद आप पार्टी चेंज कर ले रहे हो, तो वो डिफेक्शन के ग्राउंड्स में आ जाता है। ये किस में दिया हुआ है, 91st अमेंडमेंट 2003 में। कौन से 3 प्रोविजंस हैं, एक, मिनिस्टर्स 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, दूसरा एमपी डिस्क्वालीफाइड ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन दिया हुआ है 91st में, जिसमें 2 ग्राउंड हैं, एक तो कि उसे मिनिस्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता, और दूसरा कि दल बदलने वाला सिस्टम,
ठीक। आर्टिकल 75 तो 6 मंथ रूल अप्लाई टू मिनिस्टर्स ऑल्सो, यानी जो 6 महीने का रूल है वो मिनिस्टर्स पे अप्लाई होता है सब पे। आर्टिकल 88 क्या कहता है? एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैव द राइट टू स्पीक इन प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस, जॉइंट सिटिंग एंड एनी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, उनके पास राइट टू स्पीक है, राइट टू अटेंडेंस भी है, किसी भी हाउस में, जॉइंट सिटिंग में, और फिर किसी भी कमेटी, पार्लियामेंट की किसी भी कमेटी में। Advices given by the Council of Ministers to the President cannot be inquired by in any court। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस दे रहे हैं प्रेसिडेंट को, उसमें कोर्ट अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकती कि ये एडवाइस सही है, ये एडवाइस गलत है। फिर UNR राव केस हुआ था 1971 में। इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस। ठीक है, कि भले ही लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाए, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपना ऑफिस होल्ड करेंगे जब तक दूसरे लोग नहीं आ जाते। ठीक है, इन दिस केस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ नोन एज केयर टेकर गवर्नमेंट। ठीक, यानी जब वो साइकिल कंप्लीट होता है ना 5 साल का, तो उसके बीच में एक पीरियड होता है जब इलेक्शन वाला टाइम हो रहा होता है, जब क्या बोलते हैं लोकसभा बेसिकली डिसॉल्व हो जाती है, तो उसके बीच में केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओनली कैरी डे टू डे एक्टिविटीज़, नो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। ठीक है, ये किस में था? UNR राव केस 1971 में। ठीक, मिनिस्टर्स राइट टू स्पीक एंड कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस। ठीक, बट कैन ओनली वोट इन हाउस इन विच दे आर मेंबर। तो ऑब्वियसली लॉजिकल बात है कि किसी भी हाउस में अटेंडेंस देगा, मतलब अटेंड कर सकते हैं और उसमें बोल भी सकते हैं, लेकिन वोट सिर्फ उसी में कर सकते हैं जिसके वो मेंबर हैं। PMO एंड PM फंड, ठीक है। तो PMO प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, वो लीड कौन करता है? एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, वो लीड करता है। डेप्यूटी डिपार्टमेंट अंडर PMO कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं? तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आता है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आता है, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आता है। ये 3 डिपार्टमेंट होते हैं जो डायरेक्ट PMO के अंडर आते हैं। फिर PM नेशनल रिलीफ फंड है, PMNRF। डोनेशंस आर 100% टैक्स डिडक्टेबल होते हैं। ठीक, 1948 मतलब इसे नेहरू ने स्टार्ट किया था 1948 में, फॉर डिस्प्लेस्ड पीपल, जो इंडिया पाकिस्तान वाला कांड हो गया था। फिर नाउ फोकस ऑन फैमिलीज अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर। उस समय बनाया गया था डिस्प्लेस्ड पीपल के लिए। अब ये नेचुरल डिजास्टर से सफ़र कर रही हुई फैमिली के लिए यूज़ किया जाता है। फिर नेशनल डिफेंस फंड NDF 1962, पोस्ट वॉर क्या बोलते हैं 1962 वॉर के बाद इसे चालू किया गया था। डोनेशंस इसमें भी 100% टैक्स डिडक्टेबल होते हैं। फिर PM केयर फंड 2020 में हुआ था, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इतना ही था।